तो स्नेहन, स्नेहन के पश्चात स्वेदन और निरूह और अनुवासन बस्ती, ये बेसिक ट्रीटमेंट है वात गुल्म की। अगर आपने ये चार चीजों को लिख के इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया तो योर वातज गुल्म चिकित्सा इज परफेक्ट। नाउ वी कम टू डिफरेंट आमिक प्रयोग इन वातज गुल्म। वातज गुल्म में क्या होने पर क्या करना चाहिए? तो अगर वातज गुल्म में कफ भी बढ़ा हुआ है और अग्निमांद्य है, कफोत्क्लेश है, अगर गुल्म तो है ही लेकिन महास्रोतस में कफ का उत्क्लेश है, मिचली आ रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, भूख नहीं लग रही, तो ऐसे टाइम पे वमन द्वारा कफ का शोधन कर देना चाहिए। वमन द्वारा कफ का शोधन कर देना चाहिए, क्योंकि इट मे बी दैट वात तो बढ़ा है ही, लेकिन उस कफ के वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वात पे वो शायद निकल जाए। तो कफ अगर बढ़ा हुआ है, अग्निमांद्य है और उत्क्लेश है, रुल्लास है, मिचली आ रही है, तो वमन द्वारा कफ का शोधन कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए, उत्क्लेश जब तक नहीं हो तब तक कफ का डायरेक्ट शोधन नहीं कर सकते। उत्क्लेश इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स विच विल टेल यू इफ यू कैन गिव अ डायरेक्ट वमन। वमन देने के लिए कफ का उत्क्लेश होना, उत्क्लेशित होना बहुत बहुत जरूरी है। बिना कफोत्क्लेश के हम डायरेक्ट वमन कभी भी किसी भी रोग में नहीं देते। वी ऑलवेज यूज अ स्नेहन स्वेदन बिफोर इट। तो यहाँ पर बिना स्नेहन स्वेदन दिए हम डायरेक्टली कफ के शोधन के लिए, उत्क्लेश है, अग्निमांद्य है, तो क्लियर है कि कफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे समय पे हम उसको शोधित कर देते हैं। शूल अनाह और विबंध है, शूल अनाह और विबंध है। नाउ अनाह एंड विबंध आर टू सिम्टम्स विच आर बिलो द नेवल। Vibandhavi, it relates to a position or it relates to an organ which is below the navel, and anaha also below the navel। below the navel ऐसे क्लियर कट नहीं कह सकता, बट जो भी अफरा जिसको बोलते हैं, मतलब पेट में वायु भर जाना, तो ऐसे समय पे वो वायु कहाँ से निकालना इजी पड़ता है? वायु वहां से निकालना इजी पड़ता है बिलो द एब्डोमेन, दैट इज द इनस। तो इसीलिए अनाह और विबंध होकर अगर शूल आए तो वात कफग्न वर्ती, वर्ती इज अ सपोजिटरी, वर्ती इज अ सपोजिटरी जो गुद भाग से अंदर डालते हैं, जिसमें दवाई लगाई हुई होती है, दैट इज अ वर्ती। तो वात कफग्न वर्ती, वात कफग्न वटी या वात कफग्न चूर्ण। सो यू कैन टारगेट इट बाय बोथ साइड्स। आप दोनों तरह से टारगेट कर सकते हो, आप वटी भी दे सकते हो, चूर्ण भी दे सकते हो, बट द फर्स्ट थिंग विच दे हैव मेंशन्ड इज वर्ती। वर्ती का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। पित्त प्रकोप से अगर हो, तो अगर वात के साथ वातज गुल्म में या वात के साथ पित्त भी प्रकोपित हो तो अनुलोमक स्नेह के साथ विरेचन देना चाहिए। अब विरेचन ये पित्त का सबसे बढ़िया उपक्रम है और अनुलोमन ये वात का सबसे बढ़िया उपक्रम है। अनुलोमन इज टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस इनटू योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बैक इनटू योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो पित्त का प्रकोप के साथ अगर वात का भी प्रकोप हो, संताप हो शरीर में, तो अनुलोमक स्नेह के साथ विरेचन करना चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पर स्नेह बताया है, स्नेह मतलब वात शामक होना आवश्यक है। और किसी भी चिकित्सा से फायदा ना हो, अगर आपने बहुत सारी चिकित्सा करके देख ली वातिस गुल्म की लेकिन किसी भी चिकित्सा से कोई फायदा नहीं हुआ हो, तो सिंपल है, उन्होंने कहा है कि रक्त मोक्षण कर लीजिए। तो ये और भी, मतलब सुश्रुत संहिता में तो ये 2-3 जगह आता है, चरक संहिता में भी शायद 1-2 जगह आता होगा, यहाँ तो है ही। रक्त मोक्षण का अनन्य साधारण महत्व तब होता है जब कोई भी कोई भी चिकित्सा का फल नहीं मिलता। दिस मुझे याद है अच्छी तरह से, सुश्रुत संहिता में जब पीनस, पीनस इज सर्दी, तो सर्दी अगर बार बार है, इफ यू हैव एलर्जिक राइनाइटिस, इफ यू हैव एलर्जिक राइनाइटिस दैट इज कंटिन्यूअसली पानी निकल रहा है एंड ऑल ट्रीटमेंट्स डोंट वर्क, वात की भी चिकित्सा करके देख ली, पित्त की भी चिकित्सा करके देख ली, कफ की भी चिकित्सा करके देख ली, किसी भी चिकित्सा का कोई फायदा नहीं है,
तो देन सुश्रुत ऑल्सो एडवाइजेस रक्त मोक्षण, कि सभी करके देखा है, एक बार रक्त मोक्षण करके देखिए, ठीक है। बिकॉज व्हाट इज द प्राइमरी, आई हैव नॉट टॉट यू इन फर्स्ट ईयर, राइट? तो व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ रक्त मोक्षण? रक्त मोक्षण करने का प्राइमरी एम क्या है? ये अलग बात है कि पित्त की दुष्टि निकल जाती है, रक्त की दुष्टि निकल जाती है, बट साइंटिफिकली इफ यू सी व्हाट इज द प्राइमरी thing which happens in रक्त मोक्षण, the primary thing happens are twofold. या तो वहां पर the arterial pressure reduces, either रक्त मोक्षण अगर हमने सुई से, श्रृंग से या किसी से कर दिया तो we are removing रक्त from that area, so arterial or venous pressure is reduced, the blood pressure, local blood pressure reduction is there, local blood pressure reduction is there. The second benefit of Rakta Mokshan, specifically by a Jalauka, is Jalauka will release hirudin, which is a anti-clotting agent. It is an anticoagulant. And because Jalauka will release anticoagulant or anti-clotting agent into the local circulation of the area, what happens is, if there are any blocks in the peripheral circulation, जिसको हम arterioles या capillaries बोलते हैं, तो अगर वहां पर कोई ब्लॉक्स हैं या फिर अगर रक्त के मार्ग में कहीं अवरोध आ रहा है, तो दैट वहां उससे मुक्ति मिल जाती है, दैट गेट्स डिसॉल्व बिकॉज ऑफ हिरुडिन। तो इन दो रीजन की वजह से, द फर्स्ट इज द लोकल ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड द लोकल सर्कुलेशन इज इंक्रीज। तो ये दो रीजन हैं कि जिसकी वजह से वी मे सी वंडरफुल रिजल्ट्स विथ रक्त मोक्षण, वी मे सी वंडरफुल रिजल्ट्स विथ रक्त मोक्षण इन केसेस। इफ यू सी यूट्यूब, देयर आर वेरियस चैनल्स, कुछ चैनल्स में उन्होंने ये बताया है कि जैसे वात रक्त का पेशेंट है, तो वात रक्त का पेशेंट इतना बढ़िया सूजन और जलन और रेडनेस लाया है, फिर उसको 20 मिनट्स जलों का अवचरण किया और वो बेचारा जो लंगड़, मतलब लिम्प होके आ रहा था, एक जगह लंगड़ के आ रहा था, एक जगह एक पांव से ठीक से चलने को नहीं हो रहा था, ही गोज बैक वॉकिंग। तो बिकॉज इन वात रक्त बोथ दीज कंडीशंस आर मेट. First of all, the local circulation is increased and the local blood pressure is also reduced, which will also reduce the inflammation of the area. And whatever uric acid is jammed in the particular joint, because the circulation increases, the jamming or the reabsorption of the uric acid is increased. तो वातज गुल्म के पास हम चलते हैं पित्तज गुल्म की चिकित्सा पे. व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टॉप एट पित्तज गुल्म चिकित्सा टुडे. पित्तज गुल्म की चिकित्सा पर हम रुक जाएंगे. अब जैसे वातज गुल्म की चिकित्सा में उन्होंने स्नेहन, अनुलोमन, विरेचन बताया है, तो वैसे ही पित्तज गुल्म की चिकित्सा में उन्होंने कहा है कि स्निग्धोष्ण उदिते गुल्मे, स्निग्ध और उष्ण गुण से उदित मतलब उत्पन्न हुआ, स्निग्ध उष्ण उदिते गुल्मे पैत्तिके संसरणम हितम. तो ऐसा पित्तज गुल्म जो स्निग्ध और उष्ण गुण के अति सेवन से हुआ है, उसमें संसरण इज व्हाट? विरेचन में धनाधन वेग आते हैं, संसरण में वेग एक या दो ही आते हैं और वो कंट्रोलेबल होते हैं. विरेचन के वेग कंट्रोलेबल नहीं होते, संसरण के वेग जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं. यू गेट 1 or 2 वेग बट विच यू कैन कंट्रोल. तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ पित्तज गुल्म, जब स्निग्ध और उष्ण गुण से गुल्म की उत्पत्ति हुई है. रुक्षोष्णेन तो संभूते, संभूते मतलब संभव हो जाता है. जब रुक्ष और उष्ण गुण के ऊपर स्निग्ध और उष्ण से हुआ है, नीचे रुक्ष और उष्ण से हुआ है, तो रुक्षोष्णेन तो संभूते, रुक्ष और उष्ण गुण से जब गुल्म संभव हुआ है या गुल्म उत्पन्न हुआ है, तब सर्पि प्रशमनम परम,
अलग अलग प्रकार के घी खाना, अलग अलग प्रकार के घी को सेवन करना इस गुड़ परशमनम, गुल्म की रोकथाम करने के लिए, गुल्म को शांत करने के लिए परम सबसे अच्छा। तो स्निग्ध और उष्ण गुण से अगर गुल्म हुआ है तो संसरण, रुक्ष और उष्ण से हुआ है तो सर्पीपान, सर्पीप्राशन। पित्त वा पित्त गुल्मम वा ज्ञात्वा पक्वाशय स्थितम, अगर पित्त गुल्म पक्वाशय में उत्पन्न हुआ है, वैसे पक्वाशय में ज्यादा करके कौन सा गुल्म उत्पन्न होता है, वातज गुल्म, लेकिन अगर पित्त गुल्म या पित्त प्रकोप वात के साथ पक्वाशय में भी हुआ है, पक्वाशय में भी प्रकोप हुआ है, पक्वाशय में गुल्म आया है, ये पक्वाशय इज हार्ड, काल विनिन हरेत सद्यः सतिक्त ही क्षीरबस्ती भी, योग्य काल को देख के इस पित्त को शांत, इस वात और पित्त को शांत करने के लिए सद्य तिक्त क्षीरबस्ती दे, सद्य मतलब इमीडिएटली, सद्य तिक्त क्षीरबस्ती, तिक्त क्षीर मतलब तिक्त द्रव्यों के साथ दूध को उबाला जाता है, उसको तिक्त क्षीरबस्ती कहते हैं। तो तिक्त क्षीरबस्ती को योग्य काल देख के इमीडिएटली देना चाहिए। पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत, दूध के साथ या सुखोष्णेन, सुखोष्ण जल के साथ तिक्त तिक्त विरेचन द्रव्यों का क्वाथ या क्षीर बना के उसको विरेचन देना चाहिए। भिषग अग्निबलापेक्षी सर्पिशा तैलवकेन वा, तिलवक नाम का एक चीज आपने मतलब आप कल्प स्थान में पढ़ेंगे, तिलवक, तिलवक ये एक विरेचन कल्प है। तो तिलवक का घी, तिलवक का घी, तिलवक का घी दे के भी विरेचन कराया जा सकता है। सिर्फ अग्नि और बल की अपेक्षा को ध्यान रखना है। अग्नि और, क्योंकि वो घी जो है वो अग्नि से, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज एब्जॉर्ब, इट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। तो अग्नि से, अग्नि वाले व्यक्ति को, और जब हम विरेचन दे रहे हैं तो विरेचन भी ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है जो विरेचन को सहन कर सके। तिलवक इज अ तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य, तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य। तो ऐसे तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य को में कम से कम 7 से 12 वेग आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ही ये देना चाहिए जिससे या जिसमें ये सहन हो सके, वो विरेचन के वेग को सहन कर सके। तो इन शॉर्ट पित्तज गुल्म की चिकित्सा क्या बताई है उन्होंने, पित्तज गुल्म की चिकित्सा उन्होंने बताई है संसरण, मतलब संसरण एक तरह का अनुलोमन होता है, थोड़ा सा ज्यादा जोर से किया हुआ। संसरण कब देते हैं, जब स्निग्ध और उष्ण गुण से, स्निग्ध और उष्ण गुण से अगर पित्तज गुल्म हुआ है तो संसरण। रुक्ष और उष्ण गुण से अगर पित्तज गुल्म हुआ है तो हम सर्पी पान देते हैं, सर्पी पीने को बोलते हैं। फिर जब पित्त या पित्त गुल्म पक्वाशय में ज्यादा बढ़ा हुआ है तब हम उसको तिक्त क्षीरबस्ती देते हैं, और या फिर दूध और गर्म पानी के साथ अलग अलग विरेचन द्रव्यों का क्षीर या काढ़ा बना के उसको विरेचन दे सकते हैं। और अगर और भी ट्रीटमेंट देना है तो तिलवक से, तिलवक घृत से भी विरेचन दे सकते हैं। लेकिन ये विरेचन देते वक्त what is more important is to keep in mind that the agni and the bala of the patient should be supportive, should be supportive. पित्तज गुल्म के जब उन्होंने ये की है, वर्णन किया है, तो उन्होंने पित्तज गुल्म के साथ साथ पित्तज गुल्म की 3 अवस्थाएं बताई। देखो, वातज गुल्म की उन्होंने कोई अवस्था नहीं बताई, कफज गुल्म की उन्होंने कोई अवस्था नहीं बताई, लेकिन पित्तज गुल्म की उन्होंने अवस्था बताई है। अब ये अवस्था पित्तज गुल्म की ही है, ये कैसे समझ में आता है। अगर सिर्फ गुल्म की अवस्था होती तो ये वात, पित्त और कफ तीनों बताने के पहले बता देते, या फिर कफज गुल्म की चिकित्सा बताने के बाद बता देते।
लेकिन इन्होंने पित्तज और कफज गुल्म के बीच में बताई है ये अवस्थाएं। तो इसी का सीधा मतलब ये निकलता है कि ये पित्तज गुल्म की अलग अलग अवस्थाएं हैं। साथ ही साथ पित्तज गुल्म जो है उसमें उन्होंने अलग अलग मुखों का भी वर्णन किया है। मुख मतलब अंतर्मुखी पित्तज गुल्म और बहिमुखी पित्तज गुल्म। तो उससे ये भी समझ में आता है कि प्रोबेबली द पित्तज गुल्म विच दे आर ट्राइंग टू शो और द पित्तज गुल्म विच they are trying to portray here is 100% an infection in an infectious condition of the abdomen, an infectious condition of the abdomen, because अगर infection नहीं होगा तो उसमें पस नहीं बनेगा। और जब हम कहते हैं कि गुल्म की पक्वावस्था आती है या फिर अभ्यंतर गुल्म में पक्वावस्था आने, बाह्य गुल्म में पक्वावस्था आने पर उसका भेदन करके पूय को निकाल देना चाहिए, पस को निकाल देना चाहिए। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दे आर सेंसिंग और दे आर treating an infectious condition of the abdomen. It is an infectious condition of the abdomen. तो इसीलिए पित्तज गुल्म को हम इन्फेक्शियस गुल्म या इन्फेक्शियस कंडीशंस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। पित्तज गुल्म वी विल कम टू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट लेट मी फिनिश द बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ पित्तज गुल्म। पित्तज गुल्म में उन्होंने और कहा है कि पित्तज गुल्म में जब विदाह होता है, विदाह इज बहुत सारा दाह, विशेष प्रमाण में दाह होता है। तो पित्तज गुल्म में जब बहुत दाह होता है तो ये मानना चाहिए कि रक्त भी दूषित हो गया है। ये मानना चाहिए कि रक्त भी दूषित हो गया है। तो ऐसे में रक्त मोक्षण करने से ये दूषितता चली जाती है। ऐसे में रक्त मोक्षण करने से ये दूषितता चली जाती है। अगर इसके बाद, अब यहाँ पर रक्त मोक्षण एक जलव का लगा के या दो जलव का लगा के नहीं होने वाला। यहाँ पर रक्त मोक्षण जो करवाना है वो पुनः पुनः करवाना है और बहुत समय तक या बहुत भारी मात्रा में करवाना है। तो ये जो है, इस रक्त मोक्षण के बाद अगर रोगी का बल क्षीण हो जाए, देखिए उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इसके बाद रोगी का बल क्षीण हो जाए, तो सिंपल सा चीज है कि एक जलव का लगाने से एक जलव का कितना खून चूसती है, मैक्सिमम 20 ml। 20 ml से ज्यादा खून चूसने वाली जलव का मैंने देखी नहीं। तो 20 ml खून, व्हेन योर बॉडी हैज इनफ ब्लड, your body has nearly 1.5 liters of blood which is stored in your spleen as a reserve। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने। तो इस 1.5 लीटर खून को जब हमने रिजर्व में रखा है, तो उस रिजर्व में से 20 ml कोई जलों का खींच लेगी तो रुग्ण कैसे क्षीण हो सकता है। तो इसका यहाँ ये मतलब है कि रक्त मोक्षण जो है वो यहाँ पर भारी मात्रा में या यहाँ पर पुनः पुनः करने का विधान है या पुनः पुनः करना अपेक्षित है। तो अगर इसके बाद रोगी का बल क्षीण हो जाए, रोगी बलहीन हो जाए, दुर्बल हो जाए, तो उसे मांस रस से तर्पण दें। उसे मांस रस से तर्पण दें। तर्पण कैसे देना चाहिए? मांस रस। मांस रस से तर्पण हम यूजुअली बहुत जगह तर्पण जो है, स्पेसिफिकली रक्त धातु का तर्पण, इवन वी सॉ इन रक्त पित्त चिकित्सा ऑल्सो दैट रक्त पित्त में तर्पण जो बताया गया है वो मांस रस से बताया गया है। मांस रस देने का फायदा क्या होता है? फर्स्ट इज, मांस देने से इट इज प्रोटीन। मांस इज प्योर प्रोटीन एंड व्हाट इज योर बॉडी मेड अप ऑफ? 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। So when you are giving direct mouse rasa, you are giving pure protein to the body so that it can manufacture anything what it wants. Hemoglobin is also a protein. All the cell walls, the cells, everything is made up of protein. So because mouse is the protein major धातु in the body, mouse रस से बहुत बढ़िया तर्पण होता है। ठीक है, तर्पण में what is expected? तर्पण is a type of ब्रूहण, मतलब जिसमें शरीर के धातुओं की वृद्धि एक्सपेक्टेड है। दूसरी चीज, जब रक्त का
पोषण है तो उसके पोषण का एक हिस्सा मांस पोषण के लिए चला जाता है। तो मांस को पोषित करने के लिए अगर हम ओरली चीजें दे दें तो वो हिस्सा जो है वो रक्त रक्त को भी, मतलब दिस इज जस्ट एन आयुर्वेदिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर अगर ये तर्पण किसी वेजिटेरियन आदमी को दिया जाना एक्सपेक्टेड है, उसमें सर्पी पान करवाएं, ऐसे कहा गया है। सर्पी पान, सर्पी, सी सर्पी इज नथिंग बट फैट। ऑल द enclosures of your body are made of lipoprotein, that is lipids and protein. So tarpan जो है that is given usually by either lipids or protein. Preenan is given by carbohydrates because carbohydrates are usually the fuel of the body. They are not building blocks of the body, they are the fuel of the body. इसीलिए प्रीणन जो है, प्रीणन इज यूजुअली गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। अलग अलग प्रकार के फांट है, रस है, अलग अलग प्रकार के शरबत है, तो दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट। ये प्रीणन के लिए यूज होते हैं, लेकिन ब्रोहण के लिए अगर हमको देना है तो वी हैव टू आइदर गिव लिपिड्स और वी हैव टू गिव प्रोटीन। तो रक्त मोक्षण के बाद अगर बल क्षीण हो जाता है तो उसे मांस रस से या सर्पी से, घी से, सर्पी इज घी, घी पान करके, घृत पान करवा के उसका तर्पण करना चाहिए। अगर फिर भी विदाह शांत नहीं हुआ है, मतलब फिर भी जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रहा है, इतना सब करने के बावजूद भी शांत नहीं हुआ, गुल्म शांत नहीं हुआ या विदाह शांत नहीं हुआ, तो पित्त प्रकोप, अगर पित्त प्रकोपित ही लग रहा है और रक्त दूषित ही लग रहा है तो शस्त्र कर्म करने का विधान है। देखो, वातज गुल्म में शस्त्र कर्म नहीं बताया, पित्तज गुल्म में उन्होंने शस्त्र कर्म बताया है, और कफज गुल्म में उन्होंने शस्त्र कर्म, शस्त्र क्षार अग्नि कर्म बताए हैं। तो पित्तज गुल्म में रक्त दूषित रह जाता है, रक्त मोक्षण के बाद पित्त प्रकोपित रह जाता है, तो शस्त्र कर्म कराएं। शस्त्र कर्म से क्या फायदा होता है? शस्त्र कर्म से ये फायदा होता है कि अगर शरीर में जाके वी फाइंड दैट समथिंग इज इन्फेक्टेड, समथिंग इज इन्फ्लेम्ड, we can directly cut it off from the body. We can directly cut it off from the body. Now here the lecture has ended. I am not going to proceed any further, but here I would like you to understand one very nice logical thing which they used to do. Very nice logical thing which they used to do. Intestine rupture was a very common thing during their time. Why was intestine rupture very common? Logically, because there were lot of wars, बहुत सारे युद्ध होते थे, तो उस टाइम पे इंटेस्टाइन रप्चर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता था? बाण, तीर या फिर भाले, जो आई होप एवरीबडी इज सीन रामायण महाभारत या पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें हीरोज तलवार लेके या चाकू लेके पेट में घुसेड़ देते हैं। तो दैट वाज द मेजर रीजन फॉर इंटेस्टाइनल रप्चर्स। तो इंटेस्टाइन रप्चर होने के बाद दे डिड नॉट हैव एनी कैटगट। कैटगट इज कैटगट का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैटगट वाज द फर्स्ट एब्जॉर्बेबल सूचर, फर्स्ट एब्जॉर्बेबल थ्रेड, बिकॉज हम बाहर जब भी, अगर मेरी स्किन कट गई है तो हम रेगुलर थ्रेड से सूचर ले सकते हैं, बिकॉज वी कैन रिमूव इट, वी कैन रिमूव इट। बट एब्डोमिनल सर्जरीज आर सच दैट अगर हमने रेगुलर थ्रेड से उसको सी दिया, इफ वी हैव sutured the wound, internal wound, intestinal wound with a regular thread, what will happen is that thread slowly and steadily will get necrosed, it will have a lot of infection there, and that will cause another problem. So we need to have something which is absorbable. जैसे ही wound heal हो जाता है वैसे वो thread भी absorb होना चाहिए. So we need to have something. So the first thread which was discovered was a catgut. Catgut was cat के intestine. Gut is intestine, cat is cat, बिल्ली. तो
बिल्ली के इंटेस्टाइनल फाइबर से निकाला गया पहला सूचर जो है, that was known as a catgut, but this was also somewhere in maybe 300-500 years back, 3 से 500 साल पहले ये सूचर एक्सट्रैक्ट किया गया. So it was very wonderful what they used to do at that time. It was very wonderful what they used to do at that time. एक काली कलर की मोटी एंट आती है जो ज्यादा करके गुड़ में लगती है. गुड़ के साथ एक काली कलर की मोटी एंट आती है काली कलर की, जिसको आगे ना ऐसे ये होते हैं, मतलब 2 जॉज होते हैं. उसमें दांत होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 2 जॉज होते हैं. ये जो 2 जॉज हैं, ये अगर एंट किसी को काट ले और अगर आप उसको खींच लो तो उसके कमर के पीछे का भाग टूट जाता है, लेकिन वो जॉज ने जहां पर जकड़ के रखा है वो नहीं टूटता. ठीक है, कभी गांव जाओ या कभी गुड़ में कहीं चींटियां लगे तो करके देखो. ये पीछे का पार्ट टूट जाता है उसका एक कमर होता है. शी इज ऑल्सो 36, 24, 36. वो जो एंट होती है वो आगे से गोल होती है, पीछे से गोल होती है, लेकिन कमर बहुत छोटी होती है उसकी. तो ये कमर से टूट जाती है, लेकिन वो जो जहां पर उसने डंक मारा है वो छूटता नहीं है. सो दिस ant plus the ant was called as formica because it major part of the chitinous skeleton was made or desiccated as formic acid. तो फॉर्मिक एसिड करके वो डेसिकेट हो जाता है अगर बहुत समय तक रखो तो दीज एंट्स वेर पिक्ड अप. इंटेस्टाइन के 2 फोल्ड्स या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जो है उसको ज्वाइन कर लेते थे और उस जगह पर इस एंट को काटने को लगाते थे, बाद में बीच से काट देते थे. तो जैसे ही उसको बीच से काट देते थे, वो जो डंक मारा हुआ है वो वैसे ही रह जाता था. एंड बिकॉज डेसिकेट हो जाएगी, मे बी इट माइट नॉट बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब, बट जैसे ही डेसिकेट होना चालू हो जाएगा, डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? इट विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड विच इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. फॉर्मिक एसिड इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. फर्स्ट ईयर में चले जाओ, इसमें जो भी डेड बॉडी प्रिजर्व होती है वो किसमें होती है? फॉर्मेलिन. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव. तो बिकॉज दे यूज टू यूज दीज टाइप्स ऑफ ants, they were very nice in doing abdominal surgeries at that time. Of course now we have evolved and now हमारे पास बहुत सारे options available हैं. So please note that they were the best people who used to utilize whatever is available in them in a position or in a way that is the best possible. Okay, so anyway, for all those who did not, I hope everybody has given attendance. This is the link again if somebody has missed. So thank you so much for attending the lecture and have a very nice day. We meet again on Monday online. Bye bye.